नमस्कार साथियों, आज हम लोग मेन एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल पेपर में नाना प्रकार के जो प्रश्नों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस पे हम लोग कमेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कस पे बात किया था। आज हम लोग कमेंट पे बात करेंगे और कमेंट का पोर्शन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, वो पूरा का पूरा कमेंट पे बेस्ड होता है कि जो पांचों उसमें कमेंट आपको करने होते हैं, पांचों प्रश्न करने होते हैं कंपलसरी में, वो सारे के सारे कमेंट करने होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो बहुत सारे स्प्लिट क्वेश्चंस जो हैं उसमें भी डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, एग्जामिन, एल्यूसिडेट एट्सेट्रा के अलावा कमेंट आपसे कहा जाता है कि कमेंट करिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ ए कमेंट। जब आप कमेंट करते हैं तो एक्चुअली आप करते क्या हैं एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनको कोई आइडिया नहीं होती है कि व्हाट दे आर सपोज टू राइट इन ए कमेंट। जब कमेंट के लिए हमें कोई चीज़ लिखनी होती है, टिप्पणी हमें जब करना होता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम उस पर लिखें क्या। और उसका एक कारण ये है क्योंकि उसमें दो बड़ी ख़ास बातें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि उसमें एक शब्द सीमा होती है। हर प्रश्न की आप जानते हैं एक शब्द सीमा होती है, चाहे वो कोई भी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की, चाहे डिस्कस हो, चाहे एल्यूसिडेट हो, चाहे एग्जामिन हो, चाहे कंपेयर हो, चाहे वो कमेंट हो, सबकी एक शब्द सीमा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या उस जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जा रही कमेंट की, डू यू हैव एनी फ्रेम ऑफ कमेंट, कि आपको कमेंट का जो मन में आएगा वो आप लिख देंगे, या आपके पास वास्तव में कोई ऐसा फ्रेम है जिसका प्रयोग करके आपको कुछ लिखना है। और आज इसी पे चर्चा होगी कि व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग ए कमेंट, व्हेन वी आर राइटिंग ए कमेंट, देन व्हाट वी आर सपोज टू राइट, हम लोगों को क्या चीज़ लिखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइए इसको समझते हैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से। कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि भाई पर्पस क्या है कमेंट का। जब तक उद्देश्य नहीं क्लियर होगा कि कमेंट करने का उद्देश्य क्या होता है तो हम उस पर उद्देश्य लिखेंगे क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल रूटीन मैटर आपके ऑफिस में आया, यू आर एन IAS ऑफिसर, और आपसे नीचे के जो कर्मचारी हैं उनसे आपने कहा कि भाई इस फाइल पे कमेंट करके लाइए कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर, क्या इसमें है, मसला क्या है, इसको फाइल को पुट मी टुमारो, और इस पे अपना कमेंट आप जो है लिखें कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस प्रॉब्लम, क्या आपके कमेंट्स क्या हैं। इसी प्रकार से आपका सुपीरियर आपको बोल सकता है कि जी मैं एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, अपने कमेंट्स उस पर आप लिखिएगा। तो ये दैनिक जीवन में भी जब आप IAS अधिकारी हो भी जाएंगे तब भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है कमेंट। और इसलिए अगर आप, चाहे वो IAS का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो IAS अधिकारी के रूप में आपकी दैनिक दिनचर्या हो, अगर आप ये समझेंगे ही नहीं कि व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन ए कमेंट फॉर्मेट, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका हमेशा कमेंट हेवायर हो जाएगा, नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप मान लीजिए IAS में सेलेक्ट भी हो जाते हैं या किसी भी पद पे आप आ जाते हैं, तो जब आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपके कमेंट्स में वो प्रेसिशन ना हो जो उसमें से रिक्वायर्ड है। तो आइए समझते हैं कि कमेंट का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ पे कमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने वीडियोज़ ही बनाता हूँ और आप लोग बहुत अच्छे उस पर कमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, you are giving your opinion on my videos, you are giving your impression about my videos, you are giving a reaction to my videos। उसकी क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है, बहुत सारे छात्र उसको इंगित करते रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उसके अनुसार उस पर और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से जब हम लोग कमेंट करते हैं तो इट कैन बी माई ओपिनियन, इट कैन बी माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, इट कैन बी माई सब्जेक्टिव इम्प्रेशन, इट कैन बी माई रिएक्शन एंड इट कैन बी निहायत ऑब्जेक्टिव। ये दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो एक दूसरा क्वालिफिकेशनल चीज़ हो गई, लेकिन बेसिक चीज़ तो ये है कि मैं अपने वीडियो पे जब कोई कमेंट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन उस पर दे रहा हूँ।
इसी प्रकार से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है, आपके ऑफिस की कोई फाइल है, अगर उस पर आप कमेंट कर रहे हैं या आपका जूनियर या सीनियर उस पर आपसे कमेंट करने को कह रहा है, तो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको करना क्या है ये आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। और इसमें जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छा कमेंट नहीं लिख पाएंगे और आईएएस में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का विषय है कमेंट पे, इस पे हम लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें मुझे पहली चीज़ तो ये सजेस्ट करनी है कि जो भी आईएएस का क्वेश्चन है जिस पे आपको कमेंट करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसमें शब्द सीमा क्या प्रिस्क्राइब की गई है, अर्थात आपसे कितने 150 वर्ड में कहा जा रहा है, 200 वर्ड में कहा जा रहा है, 250 वर्ड में कहा जा रहा है, कितने वर्ड में आपको कमेंट लिखने की बात कही जा रही है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में डिस्कशन और क्रिटिकली डिस्कशन में कि आपको हमेशा एक शब्द सीमा के अनुरूप अपनी अभ्यास करना चाहिए कि एक लाइन में आप 10 वर्ड लिखें। एक जनरल हैबिट ही डाल लीजिए कि हम एक लाइन में 10 वर्ड लिखेंगे, तो खट से आपने 15 लाइन काउंट किया, आपका 150 वर्ड हो गया, 20 लाइन काउंट किया, आपका 200 वर्ड हो गया, 25 लाइन काउंट किया, आपका 250 वर्ड हो गया। तो आपको एक एक वर्ड चुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 4, 3 वर्ड का तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर आपका कमेंट एक्सीड करता है वर्ड लिमिट से, देन यू आर पेनलाइज्ड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ तो हमें वर्ड लिमिट को वायलेट नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि जब हमें सब्सटैंटिव पार्ट पे आना है कि हमें कमेंट में एक्चुअली क्या लिखना है, तो कमेंट का एक फ्रेमवर्क डेवलप करिए। और ये फ्रेमवर्क अगर आप डेवलप कर देते हैं तो कोई भी आप कमेंट लिखेंगे, चाहे आप अपने ऑफिस में लिखेंगे, चाहे आप आईएएस के एग्जामिनेशन में लिखेंगे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा कि हाँ ये हमें एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अनुसार हम कमेंट लिखेंगे। तो आइए आज समझते हैं कि वो फ्रेमवर्क क्या है। मैंने इस फ्रेमवर्क को आपकी सुविधा के लिए एक नाम दिया है, जो आप हमेशा दीवारों पर देखते होंगे ट्रैवल करते हुए या यहाँ वहाँ रेलगाड़ी से ट्रैवल करते हुए, ACC सीमेंट आपको दिखता होगा लिखा हुआ है। तो उसी ACC से मैंने इसको कनेक्ट किया है कि योर फ्रेमवर्क हैज़ टू बी ACC फ्रेमवर्क। ACC फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि इट हैज़ टू बी एनालिटिकल, कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल। अर्थात जब भी आप कमेंट लिख रहे होंगे तो A स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल, C स्टैंड्स फॉर कंपैरेटिव और सेकेंड C स्टैंड फॉर क्रिटिकल, अर्थात विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक। ये 3 पैराग्राफ आपको अपने कमेंट में लिखने ही लिखने हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जितनी भी वर्ड लिमिट है उसको 3 हिस्सों में बांटिए। अगर 150 का है तो 50-50 के 3 पैराग्राफ बनाइए। अगर 200 का है तो 70-70 या 65-65 के 3 पैराग्राफ बनाइए। 250 का है तो उसी प्रकार से आप बना लीजिए अपने 3 पैराग्राफ। लेकिन 3 पैराग्राफ की स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि एक पैराग्राफ में आप एनालिटिकल काम करेंगे, दूसरे में कंपैरेटिव काम करेंगे और तीसरे में क्रिटिकल नोट लिखेंगे। तो तब जाके एक होलिस्टिक प्रेजेंटेशन आपके कमेंट का होगा। अब पहला समझते हैं कि जो फ्रेमवर्क है ACC फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क में एनालिटिकल पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले पैराग्राफ में हम लिखते क्या है, व्हेन वी डू एनालिसिस व्हाट वी आर एक्चुअली राइटिंग। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एनालिसिस का जो साइंटिफिक पैरामीटर है वो है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, अर्थात क्या, क्यों और कैसे। जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे होते हैं, विश्लेषण जब हम करें तो वैज्ञानिक होना चाहिए। तो वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमें क्या, क्यों और कैसे का पैरामीटर पकड़ लेना है और उसी पर अपनी बात को लिख देना है। और इसमें ये ध्यान रहे कि हमें जो हमारा नॉर्मली हमको एक स्टेटमेंट दिया जाता है ना, कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ हॉब्स या रूसोस जनरल विल कमेंट, तो उसमें हमें पूरा का पूरा एक ध्यान ये लगाना है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्यों ये बात कही गई, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई और कैसे इसका इम्पैक्ट या इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं कि पूरा जो हमारा फ्रेमवर्क है पॉलिटिकल थिंकिंग का, उस फ्रेमवर्क में ये कहाँ फिट होता है। और इस तरीके से हमें पूरा का पूरा उसको एक्सपोजिशन के रूप में दिखाना है और इस तरीके से लिखाना है कि जैसे प्लेटो ने कहा था कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, उसी प्रकार से मैं इसको कहूँगा कि आपका जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज़ योर
स्टेटमेंट रेट लार्ज, अर्थात उस एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपका जो स्टेटमेंट है जिस पे आपको कमेंट करना है वो बिल्कुल आपको खूब बेहतरीन से अच्छे तरीके से दिखाई दे, कि हाँ लगे कि हाँ इस स्टेटमेंट को आपने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। जैसे बीज में पेड़ के पूरे तत्व होते हैं लेकिन बीज में वो दिखाई नहीं देते और पेड़ होने पर पूरा दिखाई देता है, उसी प्रकार से आपका जो स्टेटमेंट है जिस पे आपको कमेंट करना है वो स्टेटमेंट एक प्रकार से आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। किस तरीके से विजिबल होगा? बिकॉज यू हैव गिवन द व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब जब आपने ये दे दिया तो इसमें देने में दो चीज़ें का ध्यान रखिएगा। वो ये है कि इसमें जो व्हाट, व्हाई एंड हाउ आप डेवलप कर रहे हैं इसमें तीन तत्व नॉर्मली होते हैं। पहला आइडिया, दूसरा आर्गुमेंट और तीसरा फैक्ट। मुझे आपको ये कॉशन करना है कि बहुत सारे छात्र फैक्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और आइडिया और आर्गुमेंट्स का कम प्रयोग करते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप मेहरबानी करके इसको ये समझिए कि मार्क्स आर गिवन फॉर द आइडिएटिव स्टफ, अर्थात विचार के लिए नंबर दिए जाते हैं, आर्गुमेंट के लिए नंबर दिए जाते हैं, तथ्य के लिए नंबर नहीं दिए जाते। तथ्य तो असंख्य होते हैं, तथ्य तो केवल आपके विचार और आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं। इसलिए इन द यूज ऑफ आइडिया, आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स, पुट द आइडियाज फर्स्ट, आर्गुमेंट सेकेंड एंड फैक्ट्स एट द एंड। अगर आपको जगह बचती है, वर्ड बचता है, तब आप कोई फैक्ट देने की कोशिश करिए, अन्यथा आप आइडिया और आर्गुमेंट तक ही अपने को सीमित रखिए। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। द सेकेंड पैराग्राफ इज कंपैरेटिव पैराग्राफ। कंपैरेटिव पैराग्राफ कंपैरिजन में हमको करना है, अर्थात जो स्टेटमेंट, जो कथन दिया हुआ है उसमें हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। जब भी हम किसी बात की तुलना करते हैं तो जाहिर है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल आई है आपके सामने, उसमें कोई केस है, तो क्या वैसा कोई केस पहले भी हुआ है या आपके संज्ञान में है या किसी और विभाग में हुआ है, आप उसका कोट कर सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं उस केस से। जब आप कंपेयर करते हैं तो करते क्या हैं? व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग सम स्टेटमेंट और सम इंसिडेंट और एनीथिंग, फिलॉसफी और ए थिंकर, तो हम उसमें एक पहले कंपेरेबल ढूंढते हैं कि हम उसका कंपेयर करें किससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट किसी चीज़ का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता है, कंपैरिजन के लिए दो चीज़ें चाहिए। तो अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई इवेंट है, कोई घटना है, कोई थिंकर है, कोई आइडिया है, कोई आइडियोलॉजी है, तो आपको एक उसके समानार्थी खड़ा करना पड़ेगा, एक पैरेलल कोई तुलनीय चीज़ खड़ा करनी पड़ेगी जिससे आप उसकी तुलना कर सकें। और ये ऐसा करने में जब दो चीज़ें आपके सामने, मान लीजिए आपको प्लेटो और एरिस्टोटल की तुलना करनी है या कांट और हीगल की तुलना करनी है, तो आपको उनके बीच में समानता और असमानता को दर्शाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कथन पे, जैसे नेचर ऑफ स्टेट है, तो नेचर ऑफ स्टेट पे अगर आप हॉब्स को कंपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ हॉब इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लॉक, हाउ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रूसो एंड ऑल, और उसमें सिमिलैरिटी भी दिखाइए, डिसिमिलैरिटी भी दिखाइए। तो कंपैरेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि कंपैरिजन के लिए पहले आप एक कंपैरेटिव तैयार करें। किससे कंपैरिजन करना है? इट कैन बी ए प्लेस, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी सिचुएशन, इट कैन बी पर्सनैलिटी, इट कैन बी आइडियोलॉजी, इट कैन बी फिलोसफी, इट कैन बी थिंकर, इट कैन बी प्रैक्टिस, इट कैन बी एन नंबर ऑफ, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। लेकिन यही आपकी ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल ट्रेड जो आईएएस में एग्जामिन किया जाता है, व्हाट इंटेलेक्चुअल ट्रेड दैट यू हैव, नॉलेज दे आर नॉट गोइंग टू एग्जामिन। ऑफ कोर्स नॉलेज इज प्रिज्यूम्ड, आप बीए हैं, एमए हैं, नॉलेज तो आपके पास है ही है, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेड क्या है ये एग्जामिन किया जाता है। और इसके लिए यही आपका जो आईएएस के एग्जामिनेशन टेबल पे जब आप बैठ के लिखते हैं तो देखा जाता है कि आपका दिमाग चलता कैसा है, क्या आप किससे उसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी को कैसे हमारे सामने एक्सपोज कर सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके लिए वाइड रीडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे छात्र बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उनको पढ़ना क्या चाहिए। इसीलिए आईएएस में लाइट रीडिंग और बहुत बैकग्राउंड रीडिंग और बहुत वेरीगेटेड रीडिंग आपको करनी होती है। ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, जो आपके मतलब का है वो भी पढ़ा, जो मतलब का नहीं है वो भी पढ़ा। थोड़ा बहुत आपको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपैरिजन की टेबल पे आते हैं तो आपका दिमाग अगर वास्तव में बेहतरीन कंपैरिजन्स कर ले गया तो एग्जामिनर को इतना रिफ्रेशिंग लगता है वो, जो कि स्टीरियोटाइप किताबी चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका उत्तर औरों के उत्तर से थोड़ा डिफरेंट होगा, नंबर तभी आपको एग्जामिनर उस पर अच्छा देना चाहता है। अगर वो भी सभी की तरीके से स्टीरियोटाइप होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो दिस इज दिस अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ।
द थर्ड पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नटोरियस ऑल्सो। कठिन पैराग्राफ है तीसरा, जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में या किसी भी ऑफिसर के रूप में आप यू आर सपोज टू पोजेस अ क्रिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड। क्रिटिकल फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है कि आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देख सके। नॉर्मली हम लोग किसी फाइल से इतना ओवरबर्डनड हो जाते हैं या इतना ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि हम उसकी एक ही एकांगी चीज़ों को देखते हैं, या हमारे नज़रिए में कहीं फ्लॉ होता है कि हम उसको एकांगी ही देखना चाहते हैं, हम दूसरे पक्ष को देखना ही नहीं चाहते। नहीं, एज एन ऑफिसर यू मस्ट हैव ए क्रिटिकल आई एंड यू मस्ट बी एबल टू अप्रिशिएट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द फाइल। इसी तरीके से जब हम कोई स्टेटमेंट आईएएस में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें उस स्टेटमेंट का दोनों ही पक्ष देना होता है, उसका पॉजिटिव भी देखना होता है, उसका नेगेटिव भी देखना होता है। और इसीलिए इस पैराग्राफ में जो आप स्टेटमेंट जिस पे कमेंट कर रहे होते हैं, नॉर्मली किसी विद्वान का कथन उसमें दिया जाता है, उसी पे आपको कमेंट करना होता है। तो आप कमेंट करने में जब हम उस पर क्रिटिसिज्म पार्ट पे आते हैं तो क्रिटिसिज्म एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और क्रिटिसिज्म में कुछ भी आप नहीं कह सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि उस क्रिटिसिज्म का लेवल क्या होना चाहिए और क्रिटिसिज्म को कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, क्रिटिसिज्म में 3 तरह की क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 तरह की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पहला क्रिटिसिज्म तो जैसे ये होता है कि अगर थिंकर, मान लीजिए अगर प्लेटो का कथन है और प्लेटो के जो राइटिंग्स हैं, प्लेटो के जो मान लीजिए रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, लॉज है, अगर प्लेटो से ही प्लेटो की बातों को काटा जाए, अर्थात कंट्राडिक्शन विद इन प्लेटो, अगर हम मार्क्स को कर रहे हैं तो कंट्राडिक्शन विद इन मार्क्स राइटिंग, अगर हम हीगल को कर रहे हैं तो कंट्राडिक्शन विद इन हीगल, अगर हम बेंथम को कर रहे हैं तो कंट्राडिक्शन विद इन बेंथम्स राइटिंग। तो अगर हम बेंथम से बेंथम को, मार्क्स से मार्क को, प्लेटो से प्लेटो को, एरिस्टोटल से एरिस्टोटल को ही क्रिटिसिज्म ढूंढ निकालें कि उन्हीं के राइटिंग में कोई कंट्राडिक्शन हमको दिखाई देता है, तो दैट विल बी द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ ए क्रिटिसिज्म। दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि विद्वानों ने प्लेटो की क्या आलोचना की, विद्वानों ने एरिस्टोटल की क्या आलोचना की, विद्वानों ने हीगल की, मार्क्स की, कांट की, लॉक की क्या आलोचना की, अर्थात दूसरे लोगों ने उस कथन की क्या आलोचना की। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ये भी वैलिड होता है, इसमें स्कॉलर्स हो सकते हैं, थिंकर्स हो सकते हैं। और तीसरा क्रिटिसिज्म होता है जो आपका अपना समझ होती है कि अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको कुछ क्रिटिसिज्म करने का मन कर रहा है और वो वैलिड होना चाहिए, या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके जहन में है, जो नहायत ओरिजिनल है, तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन इसी ऑर्डर में अपने क्रिटिसिज्म को आप फ्रेम करिए। फर्स्ट ट्राई टू डू इंटरनल क्रिटिसिज्म, देन इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट देन गो फॉर द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, और वो भी अगर आपको समझ में नहीं आता है देन यू कैन सर्टेनली रिजोर्ट टू द पर्सनल क्रिटिसिज्म, और अपना व्यक्ति का आप उस पर दृष्टिकोण दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थर्ड पैराग्राफ क्रिटिसिज्म का होता है, ये इसका लास्ट जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल यू टर्न आपको लेना पड़ेगा। और यू टर्न इसलिए लेना पड़ेगा कि जिस विद्वान का कथन है, उस विद्वान के कथन में क्रिटिसिज्म या कमियों को इंगित करने के बाद आपको उस विद्वान की एक प्रकार से उसके आदर में ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई उसका जो कथन है उसका एक लॉजिक है। अर्थात लास्ट सेंटेंस ऑफ योर थर्ड पैराग्राफ हैज़ टू बी ए कन्फर्मेटरी सेंटेंस, कन्फर्मेटरी ऑफ द स्टेटमेंट। अर्थात जो कथन दिया गया है उसकी आपको पुष्टि करना है, और इसके लिए आपको एक आर्गुमेंट बचा के रखना चाहिए। जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने तरह तरह के आर्गुमेंट्स वर्कआउट किए थे, उसमें से एक बेहतरीन आर्गुमेंट बचा के अपने लास्ट लाइन के लिए रखिए कमेंट सेक्शन के लिए कि हम इसका कन्फर्मेटरी के रूप में यूज़ करेंगे। और जब आप अंत करने लगे तो हाउएवर, है ना, उसमें कंजंक्शंस लगाइए। कंजंक्शंस जो है वो 2 कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, कि अर्थात हमने इसके बारे में तमाम बातें आलोचनात्मक तो कही है, हाउएवर, है ना, या इन स्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट,
नॉट विद स्टैंडिंग, स्टिल, तो ये कंजंक्शंस लगा के यू कैन स्विच ओवर फॉर ए कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट विच इज कन्फर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। अर्थात जिस कथन पे आपने इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म किया है उस कथन को अंत में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी बहुत बड़े विद्वान का कथन होता है, किसी चिंतक का कथन होता है, किसी स्कॉलर का कथन होता है, और हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम लोग उस पर एकदम क्रिटिकल नोट पे ख़त्म करें। हमें उसके बाकायदा सारी चीज़ों को इंगित करते हुए अंत में उसका कन्फर्मेटरी भी देना होता है। और ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी फाइल पे कमेंट करते हैं तो आपके उस फाइल पे कमेंट करने में आपको कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं है, लेकिन अपने ऑफिसर के लिए आप उसके सारे लूप होल्स उस फाइल की सारी कमियों को इंगित करते हुए फिर बाद में ये कह सकते हैं कि साहब इसमें बहरहाल निर्णय आप ही को लेना है। देयरफॉर यू आर नॉट मेकिंग ए फाइनल जजमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑन विच यू आर मेकिंग ए कमेंट। तो इस प्रकार से इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कमेंट का, क्योंकि अक्सर ये पूरा का पूरा कंपल्सरी कमेंट्स का होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो होते हैं, स्प्लिट क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी कमेंट के होते हैं। तो दिस इज द सेकंड दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे एंड लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स ऑन दिस कमेंट सेक्शन कि इसमें आपको कैसा लगा। कोई अगर आपको कमी बेशी समझ में आती है या कोई आपके सुझाव हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।